नमस्कार। राजनीतिक विज्ञान हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये देखिए, पिछली वीडियो में हमने भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। इसमें था लिखित और निर्मित संविधान, विस्तृत व्यापक संविधान, लचीला और कठोर संविधान का सम्मिश्रण, संपूर्ण प्रभुत्व संबंध राज्य की स्थापना, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना। हमने 5 पॉइंट किए थे और आज हम फिर से 5 पॉइंट करेंगे। टोटल हमारे जो पॉइंट है संविधान की विशेषताओं में 10 पॉइंट हो जाएंगे। देखिए, आज हम शुरुआत करेंगे संघात्मक शासन प्रणाली से। संघात्मक शासन प्रणाली, सबसे पहले संघात्मक शासन प्रणाली के बारे में क्या चीज बतानी सबसे जरूरी है। हमारे आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है। और हमारा संघवाद हमारे देश में लिया कहाँ से गया है? ये लिया गया है यूएसए से। संघवाद का मतलब क्या है? संघवाद का मतलब है कि जिसमें शक्तियां दो भागों में बटी होती हैं, एक केंद्र में और एक राज्य में। अब ये शक्तियां दो भागों में बांटी क्यों गई हैं, ये भी बात तो जाननी बहुत जरूरी है। ये दो भागों में इसलिए बांटी गई है, केंद्र का कार्यभार को कम करने के लिए, और दूसरा कार्य ताकि सही ढंग से पारदर्शिता तरीके से पूर्ण हो और जल्दी पूर्ण हो और शक्तियों का केंद्रीकरण ना हो। इसी वजह से शक्तियों को विकेंद्रीकृत करके राज्यों में बांट दिया गया। ठीक है। संघात्मक शासन प्रणाली में 3 सूचियां बनाई गई है हमारे देश में: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। समान रूप से अधिकार है, लेकिन अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसमें केंद्र सरकार को ही प्राथमिकता दी जाती है। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भी केंद्र सरकार को दिया गया है। ठीक है। इसलिए ज्यादातर ये कहा जाता है कि हमारे देश में संघात्मक शासन प्रणाली होते हुए भी यहाँ पर अर्ध संघवाद देखने को मिलता है या फिर एकात्मक शासन प्रणाली के गुण भी देखने को मिलते हैं। इसीलिए देखिए, सेकंड पॉइंट भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है। भैया, एकात्मक क्यों बताया गया है यहाँ पे? एकात्मक इसीलिए बताया गया है कि ज्यादातर जो शक्तियां हैं वो पूर्ण रूप से जो है केंद्र के पास, केंद्र को दी गई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए, अम्बेडकर की परिभाषा में भी देखिए, अम्बेडकर ने अपने परिभाषा में कहा है कि संविधान ने शक्तिशाली संघीय शासन की स्थापना की है। ठीक है। हमारे देश में जो संघवाद है वो पूर्ण रूप से शक्तिशाली है। सेकंड पॉइंट इसी के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि कंप्लीट हो गया है। संघवाद होते हुए भी एकात्मक है क्योंकि ज्यादातर शक्तियां जो है केंद्र के पास दी गई हैं। और इसके बारे में हम एक अलग से पूर्ण रूप से एक चैप्टर करेंगे संघवाद के ऊपर। तो ये बाकी का हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। ठीक है। धर्मनिरपेक्षता पे आ जाइए। सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। इसका अर्थ है कि हमारे देश में धर्म के आधार पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। हर धर्म का स्वागत किया जाता है हमारे देश में। और कोई भी व्यक्ति हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हर किसी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का पूर्ण स्वतंत्रता है। ठीक है। देखिए, जैसे इसमें लिखा गया है, धर्म के आधार पर सरकारी नौकरियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। देश के सभी नागरिकों को भी धर्म को स्वीकार करने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। राज्य से सहायता प्राप्त स्कूल और कॉलेजों में भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है। तो इस तरह जो अगर आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य का पॉइंट आता है तो आप साथ में ये भी बता सकते हैं कि आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 में धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है हमारे संविधान में। ठीक है। अब आता है समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य हमारे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के दौरान। ठीक है। तो वो 3 शब्द क्या थे? पहला था समाजवाद, ठीक है, दूसरा था धर्मनिरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। ठीक है। ये हमारे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे 1976 में। तो इसे याद रखिएगा। अब आते हैं ये बारी समाजवाद का अर्थ। समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का अर्थ है कि हमारा देश कोई एक व्यक्तिवादी विचारधारा को लेकर आगे नहीं बढ़ता है। हमारा जो देश है वो समाजवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ता है। इसका अर्थ क्या है कि हमारे देश में जो भी कार्यक्रम बनाए जाएंगे, जो भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी, जो भी नीतियां बनाई जाएंगी, वो सभी की सभी समाज के विकास करने के लिए बनाई जाएगी, ना कि किसी एक व्यक्ति या एक समूह के विकास करने के लिए बनाई जाएगी। ठीक है। हमारे देश में समाज को साथ लेकर चला जाता है, ना कि किसी एक व्यक्ति को या एक कुछ अमीर लोगों को। तो इसलिए हमारे देश को समाजवादी राज्य घोषित किया गया है। संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? संसदीय शासन प्रणाली ली गई है इंग्लैंड से। ठीक है। ये ज्यादातर क्वेश्चन 1 नंबर के बनते हैं। 11वीं 12वीं के अगर कोई बच्चे हैं इसे देख रहे हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है। संविधान के स्रोत हम जब चैप्टर करेंगे तो उसमें हम इसे पढ़ लेंगे। ठीक है। इंग्लैंड से ली गई है। अब संसदीय शासन प्रणाली में होता क्या है? संसदीय शासन प्रणाली में 2 प्रकार की कार्यपालिकाएं पाई जाती है। एक होती है वास्तविक और एक होती है नाम मात्र की। नाम मात्र की वास्तव कार्यपालिका जो है वह किस नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। और वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास, पीएम के पास। ठीक है।
इसका अर्थ क्या है कि हमारे देश में जो शासन है ना वो पूर्ण रूप से राष्ट्रपति के नाम से चलता है। राष्ट्रपति पहला नागरिक है हमारे देश का। लेकिन कानून बनाना, देश को चलाना, शासन और नीतियां बनाना, ये सभी काम किसके हैं? ये सभी काम प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट के हैं। प्रधानमंत्री और इसका कैबिनेट जो है पूर्ण रूप से जो है उत्तरदायी होते हैं, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं संसद के प्रति। अगर इनके मंत्रिमंडल से किसी एक नेता के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को हटना होगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लिंक शेयर कीजिए हमारी वीडियो का। थैंक यू।